नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग इस समय करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि भले ही आपका एग्जाम जो है अभी बहुत थोड़ा लेट में है, लेकिन मतलब जल्दी आने वाला है, लेकिन फिर भी आप करंट अफेयर्स से पीछा मत छोड़िए प्लीज, क्योंकि जो है ना कि आपके एग्जाम बहुत जल्दी होंगे तो होंगे ही, लेकिन ये जो सेक्शन है आपके लिए वो आगामी आपके कई सारी और परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो प्लीज आप लोग इसको इग्नोर मत करिए, है ना। आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपके लिए होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए, देखो थोड़ा सा हेल्थ नहीं सही है मेरी, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। वॉइस मेरी बहुत लाउडली नहीं रहेगी, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ओके, चलिए। देखो, हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हिम्मत खड़े होने की नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने में मौजूद हूं। मैं आपसे भी यही अपेक्षा करता हूं कि हिम्मत और अपने हौसले को गिरने मत दीजिएगा, लगातार तैयारी करिएगा और हर उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा जो आपको भटकाता है, राइट। तो ये बात, हाँ, उस व्यक्ति के साथ जरूर रहिए जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको प्रोत्साहन देता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जरूरी है, लेकिन जो आपको नेगेटिविटी थॉट्स आपके दिमाग में डाले उससे दूर रहिएगा प्लीज, है ना। चलिए आइए, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 मई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। 22वां सांगरी ला संवाद 2025 एशिया का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन है, जो 30 मई से लेकर के 1 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया। और मैंने कल इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दी था कि भाई इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को यह भी मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। यह दिन 1953 में सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि नेपाल के रहने वाले थे, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की स्मृति में ही यह दिवस क्या है, समर्पित है ना। तो इसीलिए मनाया जाता है ये एवरेस्ट अपने आप एवरेस्ट दिवस। आगे, पीएम मोदी ने 6 जून को चुनाव वृक्ष का उद्घाटन कर दिया है। आप जानते हो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है डे है, आज ही आप जानते हो, हालांकि इसको मैंने पहले करा दिया था, लेकिन 6 जून आज का ही उद्घाटन का दिवस है ना। यह ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। और यह हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार युवा भारतीय, खासकर 25 वर्ष या उससे कम जो वर्ग के लोग हैं, वो जल्दी रिटायरमेंट लेना पसंद करते हैं। इस ग्रुप में 43% युवा 45 से 55 वर्ष तक की आयु के बीच रिटायरमेंट होना चाहते हैं। आज का यूथ आप जानते होंगे, वो चाहता है कि भाई आगे मस्त लाइफ जिए और जल्दी हम रिटायर हो जाए काम करके, है ना। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 समिट का उद्घाटन किया। क्या? केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में, इसको हटा दीजिएगा, नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 समिट का उद्घाटन किया और वहां पर साइकिलिंग से लेकर के अलग अलग चीजों के बारे में वहां पर बात की गई है, ठीक है। 3 जून से 5 जून तक चलने वाले इस समिट में जलवायु अनुकूल शहर, लिंग और गतिशीलता, स्वच्छ हवा और पानी, अपशिष्ट प्रबंधन और समावेशी परिवहन पर विषयगत सत्र शामिल है। देखो, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, और ये जलवायु अनुकूल शहर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलवायु अनुकूल शहर, आप जानते होंगे कि इस समय अलग अलग शहरों में, चाहे वो देश की राजधानी आपकी नई दिल्ली हो या फिर कोई अलग हो, वहां पर क्या पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में क्लाइमेट चेंज अपने आप में, जलवायु वहां का क्लाइमेट जो है हमारे अनुकूल नहीं रह पा रहा है। तो जलवायु अनुकूल शहर रहे, सब लोग स्वच्छ रहें, सबको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ मिट्टी, स्वच्छता की जो परिभाषा है वो उनको सकायत हो सके, ऐसे में हमें इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, क्या WHO ने के नेतृत्व में इस वैश्विक पहल का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि भाई किसने इसको मनाना शुरू किया। और बात अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की करते हैं, ये क्या है? यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, चाहे वो IMF हो आपका, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, चाहे IMF हो, चाहे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो आपका, चाहे WHO हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो आपका, ठीक है, या ब्रिक्स हो या आसियान समिट हो या कोई भी हो, क्या कहते हैं, चाहे आपका जो है ब्रिक्स के अलावा और भी बिम्स्टेक हो आपके, मतलब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं कि इस संगठन का मुख्यालय कहां पर, इस संगठन के अध्यक्ष कौन है, इस संगठन की स्थापना क्यों की गई थी, कौन कौन से देश शामिल है, भारत है कि नहीं इसमें, क्या इसका मोटो है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं, इसको भी आपको याद रखना। ये पॉलिटी सेकंड पेपर में आपका पॉइंट दिया, सिलेबस में दिया है, प्री में भी एक पॉइंट दिया गया कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय
जो है क्या कहते हैं आपके जो भी संगठन है उसके बारे में। ठीक है, चलिए कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ भैया सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो सबसे स्टेबल, क्या जो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होता है वो कौन सा होता है? तो सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया था, महासागर, सी आपका जो होता है। ठीक है, महासागर जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है? सबसे जो है बड़ा भी होता है अपने आप में, एक तरीके से देखा जाए तो अस्थायी भी होता है। हालांकि बड़े अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी अपने आप में एक बड़ी अपने आप में इकोसिस्टम है अपने आप में, है ना। सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या, किसकी साइज क्या होती है? एक पॉइंट अगर मैंने यूं रख दिया तो एक छोटा सा बिंदु भी अपने आप क्या एक इकोसिस्टम, क्योंकि इस छोटे से बिंदु में भी लाखों लाख जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक नॉन एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो एक छोटी सी बिंदी यह रख दिया, ये भी आपके आप में अपने क्या है? एक इकोसिस्टम है। और अगर हम बड़े से बड़े इकोसिस्टम की बात करें तो होल यूनिवर्स या होल अर्थ अपने आप में एक इकोसिस्टम का रूप लेती है। जिस प्रकार से आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, है ना, रिवर इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से होल अर्थ अपने आप में एक इकोसिस्टम है। और एक पॉइंट छोटा सा, यह भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। याद रहेगा, कभी आप एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, है ना, टेक्निकली थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आज के पहले टॉपिक पर आते हैं। तो विदेश सचिव कौन है आपके? विक्रम मिस्त्री। अब पहला प्रश्न आपके यहीं से पूछ लेगा कि बताओ विदेश सचिव कौन है? आप कहेंगे सर विक्रम मिस्त्री हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो यहीं से आती है, याद रखिएगा। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 3 जून को विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में अस्थायी अवर सचिव ओलियर रॉबिन्स के साथ में बैठक की है। तो बैठक की है भाई, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन है ये, है ना। नाम नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, भारत ने आतंकवाद यानी कि टेररिज्म के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन सरकार के सहयोग और समर्थन की सराहना की है। आप जानते होंगे जिस प्रकार से जो घटना घटी, ठीक है, पहलगाम घटना, उसके बाद से अलग अलग देशों ने भारत का सपोर्ट किया और ब्रिटेन ने खुल के भारत का सपोर्ट किया अपने आप में, है ना। बड़ी अच्छी बात थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 3 जून को विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में अस्थायी अवर सचिव कौन है? ओलिवर रॉबिन्स। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में अस्थायी अवर सचिव कौन है? आप कहेंगे सर ओलिवर रॉबिन्स हैं। इनके साथ में बैठक किसने की है? बैठक की है किसने? आपके जो है जो विदेश सचिव हैं कौन? विक्रम मिस्त्री जी। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आगे दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली में 77वीं यानी कि 17वीं भारत ब्रिटेन विदेश परामर्श तथा प्रथम रणनीतिक निर्यात और प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता के दौरान इस विषय पर चर्चा की गई भाई साहब कि भाई क्या क्या स्थितियां सामने हमारे उभर के आ रही हैं, है ना। और यहां पर देखिए तो कई सारे पॉइंटों पर चर्चा की गई है, यहां पर मैंने डिटेल्स में इसको लिख दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों पक्षों ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी कि जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है और दोहरे योगदान सम्मेलन के समापन का स्वागत किया अपने आप में। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा विदेश सचिव और ब्रिटेन के स्थायी अवर सचिव ने व्यापार, आपका ट्रेड हो गया, चाहे निवेश इन्वेस्टमेंट हो गया, वित्तीय क्षेत्र यानी कि जो फाइनेंशियल फील्ड होता है, रक्षा डिफेंस हो गया, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी हो गया, आतंकवाद टेररिज्म से निपटने तथा प्रौद्योगिकी सहित यानी कि टेक्नोलॉजी सहित जो है अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की है अपने आप में। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए निम्नलिखित कथनों, अरे भाई सब खतरों हो गया तो कथनों होगा, है ना। खतरों कहां से जाएगा बताओ? कथनों। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 3 जून को विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में अस्थायी अवर सचिव ओलिवर रॉबिन्स के साथ में बैठक की है। हाँ बिल्कुल किया, ठीक बात है। दूसरा, दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली में 77वीं यानी कि 17वीं भारत ब्रिटेन विदेश परामर्श तथा प्रथम रणनीतिक निर्यात और प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता के दौरान इस विषय पर चर्चा की गई है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बिल्कुल सही, दोनों ही कथन आपके सही यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। और एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। डोपिंग आप जानते हो कि खेल में अक्सर डोपिंग शब्द आपने सुना होगा, मुझे डिटेल्स में इसको बताने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अक्सर आप लोगों ने डोपिंग में फंसे खिलाड़ी के बारे में आपने सुना होगा। तो अभी क्या हुआ, एंटी डोपिंग जो एजेंसी है उसके एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। हालांकि एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी पुनर्नियुक्ति की गई है, यानी कि जो अध्यक्ष अभी तक थे उन्हीं अध्यक्ष की दोबारा से नियुक्ति कर दी गई। वो कौन थे और किनको पुनर्नियुक्ति मिली है, आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में विटोल्ड बांका को एक बार पुनः जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि उनको
पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है। किसको? विटोल्ड बांका को। तो आपसे कहीं प्रश्न पूछे कि बताओ भाई साहब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे सर विटोल्ड बांका है। आपको नाम कैसे याद रखना है? आपके घर में बांका होता है काटने वाला, है ना, तो बस विटोल्ड याद रखिए। बी टोल्ड मतलब हम सब बातचीत करते हैं, हम लोग कह रहे हैं बी टोल्ड बांका, हम लोग कह रहे हैं बांका लाओ, बी टोल्ड बांका, हो गया नाम याद का। ये कौन है? ये आपके वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के क्या है? अध्यक्ष है आपके बी टोल्ड बांका, बस याद रहेगा आपको, है ना। चलिए आगे। अब वर्ल्ड जो है डोपिंग एजेंसी चूंकि चर्चाओं में है तो इसके बारे में हमको जानकारी भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे अध्यक्ष पूछ ले और कूट के रूप में आपसे कई प्रश्न और भी पूछ ले, या इसके बारे में ही पूछ ले आपसे। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि WADA वाडा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी कहा जाता है। यह एक क्या है? स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खेलों में डोपिंग के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व जो है प्रदान करता है। अपने आप में डोपिंग अपने आप में क्या है? खेल में एक बहुत बुरी चीज होती है, जिसको अक्सर खिलाड़ी इसमें जो है पकड़े जाते हैं और दिक्कत होती है अपने आप में, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों को निष्पक्ष, स्वच्छ और निष्कलंक बनाए रखना है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या करना है खेलों को? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को क्या करना? मेंटेन करना। स्थापना वर्ष क्या हुई थी? एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में, 10 नवंबर 1999 को, है ना। चलिए आगे। आप में से बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, है ना। 1999 में कारगिल का युद्ध हो रहा था, मैं तो हो गया था भाई साहब, आपका पता नहीं। स्थान क्या है इसका? स्थान है लॉजन, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय अब कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और स्थापित कब किया गया, कैसे किया गया? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के द्वारा किया गया था, ठीक है। बस तो ये सारे पॉइंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को क्या करना है? आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे अब आप फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ देंगे कि अभी हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में विटोल्ड बांका को नियुक्त किया गया, पुनर्नियुक्त किया गया, आप इतना पढ़ के छोड़ देंगे। लेकिन भाई साहब अगर इसको आप छोड़ देंगे तो क्या इसके बारे में प्रश्न में आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? गोलगप्पे जैसे बैठे रह जाएगा, मुंह बनाइएगा, है ना, पिज्जा बर्गर खाइएगा, दिमाग को उड़ाइएगा, क्या कीजिएगा? तो मामला गड़बड़ा जाएगा सारा, है ना। तो इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी, यानी कि जब भी कोई न्यूज चर्चाओं में रहा करे तो उससे संबंध जो कुछ भी चीजें आपके सामने होती हैं उन पर आप चर्चा कर लिया करिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप बताइए प्रश्न कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट, हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में विटोल्ड बांका को एक बार पुनः नियुक्ति प्रदान की गई है। हाँ बिल्कुल प्रदान की गई है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खेलों में डोपिंग के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही तो है। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है आपके लिए? सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की भारत यात्रा, अभी आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री जो है भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी हमारा क्या है, अपने आप में एक अच्छा दोस्त है। जिस प्रकार से रूस है आपका, जिस प्रकार से भूटान है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी भारत का एक अच्छा दोस्त माना जाता है, नो डाउट, है ना। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कौन? रिचर्ड मार्लेस। तो इनका नाम आपको याद रखना है, प्रश्न पूछ सकता है, बताओ ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है? आप कहेंगे रिचर्ड मार्लेस ने 4 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है? नई दिल्ली में आपके स्थित है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के बीच बैठक हुई है। दोनों क्योंकि क्या है, ये न सिर्फ उप प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, बल्कि ये क्या है? रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो चूंकि भारत आए हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात इन्होंने करनी थी, किया उन्होंने, बातचीत की गई। सामरिक दृष्टिकोण से यानी कि रक्षा और सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई है ना, वाद विवाद किया गया यहाँ पर। इस बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा यानी कि डिफेंस और समुद्री सुरक्षा, सी सिक्योरिटी में करीबी भागीदार है अपने आप में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भागीदार है अपने आप में। तो ये एक बड़ा जो है एक अच्छी बात है अपने आप में कि उप प्रधानमंत्री यानी कि रक्षा मंत्री जो है, जो आपके रिचर्ड मार्लेस हैं, उन्होंने भारत में टेररिज्म के खिलाफ जो सैन्य अभ्यास जो किया जा रहा है, जो
ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सिंदूर के नाम पर, वो उस पर सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया कि भाई ठीक है, आप टेररिज्म के खिलाफ हैं, मैं भी आपके साथ में हूं। हम ना सिर्फ जो है डिफेंस सेक्टर में इस आतंकवाद के खिलाफ हैं, बल्कि हम लोग सी सिक्योरिटी यानी कि जो समुद्री सुरक्षा है उस पर भी हम लोग व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है आपके सामने? नंबर 1 पॉइंट है कथन 1, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मालिस ने 4 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। बिल्कुल सही बात है, हाँ की कथन नंबर 1 है। कथन 2 क्या कह रहा है? कथन 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। हाँ है, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। तो बस कूट बन गया। कूट क्या है? कथन 1 और 2 सही है, या केवल कथन 1, या केवल कथन 2, या ना तो कथन 1 सही है ना ही कथन 2। तो क्या होगा इसमें? दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आप कहेंगे कि सर बताओ, ये जो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसने जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली के साथ में कौन सा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उसको जानने के लिए आपको आगे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तो आपको आएगा आनंद दिल खोल के। अब आप चैटिंग में कुछ पढ़ रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप दिमाग यहां पे लगाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा चैटिंग बुरी बात है, लेकिन चैटिंग वहां कीजिए जहां पर आपका काम बने, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, ऐवी तैवी करेंगे तो नुकसान करेंगे अपना, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि क्या हो? हेल्थ केयर में, यानी कि जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, यानी कि हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा सके। आप जानते होंगे एआई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फील्ड में, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका डिफेंस हो, चाहे आपका कोई अदर फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड हो, उन सभी फील्डों में एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले बात की गई थी कि एआई के आने पर जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आया कि नहीं, अगर आप यह सोचते हैं कि एआई नौकरियों को कम कर देगा, नहीं, एआई नौकरियों के जो सिस्टम होता है, नौकरियों का जो स्किल होती है उसको चेंज करेगा। अगर आप स्किल्ड रहेंगे तो आपकी नौकरी कम नहीं होगी, बल्कि आपके सामने और अवसर उत्पन्न होंगे। तो एआई आपके सामने अवसरों को उत्पन्न करेगा, अवसरों को खत्म नहीं करेगा। शर्त इतनी सी है कि वो स्किल आना चाहिए। अब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मैनुअली कोई काम कर रहे हैं, आपसे कहा गया कि आपको एआई आधारित काम करना है, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना है, आप कहेंगे ना जी हम तो नहीं सीखे, नहीं कर पाएंगे। तो भैया नहीं सीखे रहोगे तो कंपनी में कैसे काम कर पाओगे? कंपनी आपको क्यों लेगी? भाई कंपनी में एआई से काम हो रहा है, आपको एआई नहीं आता है, नहीं चलाना आता है, क्या कीजिएगा? तो ये सब बातें, से आरओ में परीक्षा होती है, तो आरओ में पहले ट्रिपल नहीं मांगता है, लेकिन जब आप सचिवालय में जाते हो तो वहां पर ट्रिपल कराया जाता है आपसे। क्यों कराया जाता है? क्योंकि वहां पर कंप्यूटर पर काम करना होता है आपको। अब आप कहोगे ना जी हम तो आपने तो नहीं कहा था जी कि क्या कहते हैं कंप्यूटर अच्छी चाहिए, हमको तुम तला रहे हो, अच्छे कैसे काम तलेगा? अब टेंशन में आ जाओगे भाई, तो बताओ कंप्यूटर तो नहीं मांगा था आरओ में, आप बताए हमें ट्रिपल करा रहा है, और रोगे बैठ के तो कहे सचिवालय जाओ, तुम जाओ निकलो भैया, नहीं तुम्हारा काम है। ठीक है, सरकार क्या रखेगी आपको? तो सरकार एक बार को फिर भी रख लेगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले तो एकदम से निकाल देंगे आपको, है ना। तो ये रोना नहीं रोना आपको, है ना, कि थल दी हमको नहीं आता बिल तो दी, ये सब तुतलाने से ताम नहीं तलेगा, है ना। तो चिल मारिएगा। इसलिए आपके भीतर क्या होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए। अब आपने हर एक दिन को, साइंस की जो चीजें हैं हर एक मिनट चेंज हो रही है, बदल रही हैं, और आपको उस टेक्नोलॉजी से आपको अडॉप्ट होना है। ध्यान दीजिएगा, आपको नोकिया नहीं रहना है, आपको वीवो और रियलमी जैसे जो है सैमसंग से ब्रांड बनने हैं आपको, है ना, जिसने अपने आप को हर दिन अपडेट किया, अपग्रेड किया। नोकिया ने नहीं किया, नोकिया वैसे रह गया। आज नोकिया जो कि सबसे आगे था वो कहीं गुमसुम सा हो गया है। आपको नोकिया नहीं बल्कि आपको अदर ब्रांड बनाना है आपको, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यह नया केंद्र जो कि बात हो रही है यहां पर, तो यह नया केंद्र अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेरित समाधानों के विकास पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत बनाना है अपने आप पे, है ना। तो ये इसीलिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अब आप बताओ कि हाल ही में हेल्थ केयर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हमने बताया, कितना अच्छा प्रश्न है, बताओ। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ
फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के द्वारा? किसके द्वारा बताओ? कितना आसान सा प्रश्न है, बताओ कितना बढ़िया प्रश्न है। बी इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा। बस हो गया, ठीक है, लो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, यह भी अभी चर्चाओं में रहा है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्यों चर्चाओं में है? चर्चाओं में इसलिए कि सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने 4 जून को मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया। अब चूंकि ये भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान चर्चाओं में है भाई साहब, तो इसके बारे में जानकारी डेफिनेटली आपको होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने आगामी IICT गोरेगांव केंद्र के लिए एक बोर्ड समीक्षा बैठक भी आयोजित की। ठीक है, इन्होंने ठीक है, मंत्री जी ने, जो वर्तमान में मुंबई में फिल्म सिटी में निर्माणाधीन है। ये फिल्म सिटी में बनने वाला है अपने आप में। सचिव ने कहा कि चरण 1 परिसर जुलाई 2025 तक शुरू होने की उम्मीद जो है अपने आप में। तो ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री की उपस्थिति में किया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी यहां पर संस्थान लिख लीजिएगा। ठीक है, संस्थान लिख लीजिएगा। IICT के बारे में या भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक नवीन और महत्वाकांक्षी पहल है। क्या? ये आपका भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका उद्देश्य देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है, इसको एम्पावर करना है अपने आप में। ठीक है, ये इसका क्या उद्देश्य है। यह संस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविक जैसे क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा हो गया, अनुसंधान यानी कि रिसर्च हो गया, नवाचार यानी कि इनोवेशन हो गया, को बढ़ावा देगा। कौन? ये आपका भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य विशेषताएं कहां पर क्या होंगी इसकी? स्थान, तो IICT का मुख्य परिसर कहां पर होगा? मुंबई के गोरेगांव स्थित दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी में स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एवं सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा 10 एकड़ भूमि 30 वर्षों तक के लिए पट्टे पर दी गई है ना। संस्थागत ढांचा की बात करते हैं तो IICT को एक गैर लाभकारी धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें भारत सरकार की 34% और महाराष्ट्र सरकार की 14% हिस्सेदारी है। शेष 42% हिस्सेदारी उद्योग निकायों जैसे कि फिक्की और CII के पास है अपने आप पे। ठीक है, अच्छा फिक्की का नाम यहां पर देखो आ रहा है। फिक्की बड़ा एग्जाम के आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। फिक्की क्या होता है, इसको जरा एक बार आप लोग प्लीज पढ़िएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग प्लीज पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिक्की मैं टास्क देता हूं। टास्क नंबर 1 है आपका। टास्क क्या है? टास्क 1 आपका है, ये होमवर्क है, SW है आपका। फिक्की पढ़िएगा आप लोग। क्या? फिक्की पढ़िएगा। फिक्की क्या होता है? अगर आप कमेंट कर पाए तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो अपने अच्छा 2 कॉपी आप लोग बना लीजिएगा प्लीज। जो भी लोग नए हैं चैनल पर हमारे, एक कॉपी आपको पीसीएस की बनानी है, मतलब यूपीएससी की, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चन को लिखते हो, जो मैं आपको अंत में देता हूं, और एक जो मैं आपको टास्क देता रहता हूं उस प्रकार से, उसको आपको नोट करना रहेगा। ठीक है, तो 2 कॉपी आपकी होनी चाहिए। स्पेल बाइंडिंग वाली कॉपी ले लीजिएगा, प्लेन कॉपी, क्योंकि जब आप उत्तर लिखते हैं तो वहां पर लाइनिंग वाली कॉपी नहीं आती है मेंस में, आपको जो है आपकी प्लेन कॉपी आती है। ठीक है, व्हाइट पेपर वाली A4 साइज की कॉपी ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताओ कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? केवल भारत सरकार के द्वारा, केवल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से, या केवल निजी क्षेत्र के द्वारा? बहुत आसान सा प्रश्न, अभी तो हमने आपको बताया, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, चलिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी राजनीतिक लोगों के बीच आम सहमति बनाने पर जोर दिया रहा है। आप जानते हो कि अभी एक जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, जिनके ऊपर जो है आरोप भ्रष्टाचार के लगे हुए थे, उन पर क्या किया गया? महाभियोग की प्रक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको जानना समझना क्या है जरूरी। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, बड़ा मुश्किल होता है कि इसको किया जाए, लेकिन फिर भी ये चूंकि अभी आम सहमति सब पर बनाए जाने की बात कही जा रही है, देखते हैं किस पर क्या कुछ होता है। चलिए आइए। सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने पर काम कर रही है कि भैया इनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सके। कुछ महीने पहले न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी जो है बरामद की गई थी। आप सोचिए कि अगर देश के जजों के खिलाफ अगर
के सामने अगर चीजें आती हैं तो न्याय व्यवस्था पर विश्वास उठना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि अंतिम अगर हमारा कहीं पर ध्यान होता है, अगर हमें अंतिम न्याय की आस अगर होती है तो वो फिर हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचता है और हमें उम्मीद होती है कि हमें यहां से न्याय जरूर मिलेगा। और अगर न्यायाधीशों के घर में ही अगर इस प्रकार की चीजें मिलती हैं तो निश्चित तौर पर भारत के खिलाफ, जो भारत के लिए अपने आप एक बड़ी चिंताजनक बात अपने आप में देखी जाती है। हालांकि कई मामलों में चीजें सामने आती हैं, कई मामलों में सामने नहीं आती। करप्शन एक बड़ा मुद्दा अपने आप में देश भारत में, और करप्शन को दूर करने की सरकार व्यापक स्तर पर काम करती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग भी शामिल हो जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के अलग अलग लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके मेंस में भी पूछा जाता है कई बार, है ना। मेंस में भी पूछा जाता है, आपके प्री में पूछा जाता है, आपके और आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है भाई ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो आम सहमति की आवश्यकता होती है। लोकसभा राज्यसभा में इसको पारित किया जाता है। ठीक है, एक अच्छी खासी नंबर इसमें होना चाहिए, है ना। लोकसभा में इतने मेंबर, राज्यसभा में इतने मेंबर होने चाहिए। फिर उसके बाद मत देने वाली संख्या कितनी है, फिर लोकसभा अध्यक्ष इसको पास करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर उस पर भी अप्रूवल होगा, फिर राष्ट्रपति पास करेगा। बड़ी लंबी प्रक्रिया अपने आप पे। ठीक है, हालांकि आइए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में वर्णित है। ठीक है, हालांकि संविधान में मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के महाभियोग का उल्लेख किया गया है। वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी सेम लागू होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर प्रक्रिया लागू होगी, सेम एज इट इज वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी महाभियोग में लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यह प्रक्रिया, ये अब यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 217, याद कर लेना भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में आउट प्रकार का प्रश्न है, चाहे आप एग्जाम यूपीएससी के दे रहे हो, चाहे पीसीएस का दे रहे हो, चाहे आरओ का दे रहे हो, चाहे बीपीएससी यूकेपीएससी का दे रहे हो, चाहे एमपीपीसीएस सीजीपीएससी का दे रहे हो, आपके लिए क्या है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 124 क्लास 4 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत संचालित होते हैं। ये एक पॉइंट आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इसको आपको याद करना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आगे अब इसके क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक देख लिया। अब स्टेप कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला स्टेप क्या होगा इसका, महाभियोग की प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या होगा, आरोप और प्रस्ताव। आरोप किसी पर लगाना और उस आरोप के आधार पर प्रस्ताव को पारित कराना, ये पहला नंबर की स्टेटमेंट है। भाई आरोप तो लगा दिया, लेकिन वो आरोप क्या आपका पारित हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में, संसद में, पार्लियामेंट पास हो रहा है, यह भी तो आवश्यक है कि बस खाली आरोप लगा दिया। आरोप लगाना और उस आरोप को प्रूफ करते हुए उस प्रस्ताव को पारित कराना सबसे पहला स्टेप है। और उसके लिए क्या है, उसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में कम से कम 100 सांसदों लोकसभा में, ठीक है, या 50 सांसद जो है आपके राज्यसभा में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके सामने, क्या, कम से कम 100 सांसद जो है लोकसभा से और या फिर 50 सांसदों राज्यसभा में द्वारा एक महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव को लाया गया तो वहां पर 100 जो है आपके जो है एमपीज, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, और अगर आपके राज्यसभा में लाया जाता है तो वहां पर 50 सांसदों का अनुमोदन आवश्यक है। इससे कम है तो मामला लटक जाएगा पहले ही। तो ये बड़ी संख्या अपने आप में, छोटी संख्या नहीं। 100 सांसद मान जाए भाई साहब, बात ये बड़ी बात अपने आप पे, राइट। चलो आगे क्या कहता है, प्रस्ताव में न्यायाधीश पर दुराचरण, ठीक है, यानी कि मिसबिहेवियर या कार्य करने में अयोग्यता, ठीक है, इनकैपेसिटी के आरोप होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा की सभापति की मंजूरी। भाई पहले तो ये काम आप कर लो कि ये काम हो जाए, उसके बाद फिर जो है लोकसभा के मामले में जो है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति की मंजूरी भी क्या है, आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नंबर पूरा कर लिया तो ये मान जाएंगे, तो नहीं, इनकी सहमति भी आवश्यक है। यानी कि प्रस्ताव मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति यह तय करते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के 100 मेंबर रेडी हो गए, उधर राज्यसभा के 50 हो गए, या फिर तो लोकसभा अध्यक्ष या जो है राज्यसभा के मामले में सभापति जी मान जाएगी, बात नहीं। वो देखेंगे कि जो आपने प्रस्ताव पारित किया है क्या वास्तव में यह प्रस्ताव पारित करने योग्य है या नहीं है। जब ये अप्रूवल देंगे देन आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। ठीक, अब देखो 2 स्टेप हो गया, अब आगे देखो क्या होगा यहां पर। आगे
फिर जब लोकसभा या सभापति अप्रूवल प्रदान करेंगे उसके बाद एक जांच कमेटी बनेगी भाई साहब। बात समझ आ रही है कि पहले सांसदों ने अप्रूवल दिया उधर लोकसभा राज्यसभा के मामले में, फिर लोकसभा और सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और या सभापति में से किसी एक ने परमिशन दिया, उसके बाद फिर एक जांच कमेटी बनेगी भाई साहब। उस जांच कमेटी में 3 लोग होंगे। कौन कौन होंगे आइए देखते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो 3 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी। उसमें कौन होगा? एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा भाई साहब, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा भाई साहब, एक प्रतिष्ठित न्यायविद यानी कि एक जो है अच्छे खासे जो है नॉलेज वाले बंदे होंगे। अब देखो ये 3 मेंबर, अब जरा इस बात को आप देखिए और गौर से समझिए कि अगर इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं तो क्या, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा इनके आधार पर प्रश्न लीजिए और जरा बताइए कि अगर लोकसभा राज्यसभा यहां से पारित हो जाता है मामला तो यह 3 लोग जो यहां पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जो है हाई कोर्ट एंड एक जस्टिस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का और एक प्रतिष्ठित जो है न्यायविद होगा, क्या ये जांच समिति अप्रूवल प्रदान करेगी? सबसे बड़ा टास्क तो यहीं पर आके अटक जाएगा। जैसे कि किसी शिक्षक पर कोई आरोप लगे और शिक्षक की एक पूरी लॉबी हो अपने आप में, क्या वो शिक्षक की लॉबी या कोई भी किसी भी लॉबी में हो, क्या वो उसको अप्रूवल जल्दी प्रदान करेगा कि नहीं हाँ भाई तुम फंस गए थे, तुम्हारा मामला ऐसा होगा? नहीं। अक्सर में देखा जाए तो ये अगर हम आदर्शवादी समाज में अगर हम रह रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो अगर आप देखें नॉर्मली देखेंगे तो शायद यहां से अप्रूवल मिल पाए। एक बड़ा टास्क है अपने आप में। हालांकि अगर 3 लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार न्यायाधीश लोग तो होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, तो लेकिन फिर भी मामला यहां बिगड़ जाता है अपने आप में, है ना। तो एक दिक्कत यहां पर होती है। पहला मामला यहां पर बिगड़ता है। पहले सबसे पहले तो यही टास्क बड़ा है, ये टास्क अगर सही हो गया तो फिर ये अटकेगा, ये अटक गया तो फिर यहां पर अटकना लाजमी होता है। यहां से अगर अप्रूवल मिल गया यानी कि यह समिति आरोपी की जांच करती है और रिपोर्ट देती है कि आरोप सही है या गलत है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी आप आरोप लगा दोगे, ठीक है। वर्मा जी पर अगर आरोप लगाए गए हैं तो एक कमेटी जांच करेगी कि क्या वास्तव में आरोप सही है या नहीं सही है। अगर ये रिपोर्ट कहती है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो फिर क्या होगा? तो फिर संसद में मतदान होगा भाई साहब। चौथा स्टेप फिर आ जाएगा। चौथा क्या? संसद में मतदान। जांच कमेटी रिपोर्ट देने के बाद संसद में मतदान होगा और क्या होगा? यदि समिति आरोपों को सही पाती है तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर प्रस्ताव को पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 उपस्थित सदस्यों और कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन भी क्या होता है? जरूरी होता है भाई साहब। अगर जांच कमेटी ने अप्रूवल कर दिया तो यहां फिर से लटक जा सकता है मामला, ठीक है। और फिर 5वां, फिर जब ये सब मामला हो जाएगा उसके बाद सबसे अंतिम में फिर जो है दोनों सदनों से प्रस्ताव जब पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा से, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। कितनी बड़ी प्रक्रिया है न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा करके उनको हटाने की अपने आप में। तो ये एक बड़ी, हालांकि इतनी बड़ी प्रोसेस मुझे नहीं लगता कि ऐसी होनी चाहिए थी। इट्स ए वेरी बिग टास्क अपने आप में, है ना। हालांकि मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पर शायद ये इतनी बड़ी प्रक्रिया इसलिए बनाई गई होगी ताकि न्यायाधीश अपना काम जो है निष्पक्षता के साथ कर पाए और बड़े से बड़ा डिसीजन ले पाए, क्योंकि उनको पता है कि भैया अगर हम सही हैं तो फिर ये प्रस्ताव वगैरह हमको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन इतनी बड़ी भी प्रक्रिया नहीं रखनी चाहिए थी। एक सिद्धांत तो यह भी कहता है कि ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी प्रक्रिया भी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो आरोप को हम सिद्ध ना कर पाए, है ना। इतनी बड़ी जटिल प्रक्रिया भी संविधान में नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अगर ये प्रक्रिया बनाई है तो शायद कुछ सोच समझ के बनाई होगी। हम आप जैसे लोग इस पर क्या टिप्पणी करें, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी, है ना। चले खैर कोई बात नहीं। तो ये एक प्रक्रिया आपके सामने बहुत बड़ी लिखी हुई है, इसको आप क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, राइट। चलिए अब आप बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने का प्रावधान है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 217, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए 17वें भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श FOC और प्रथम रणनीतिक निर्यात और प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता ये भी चली हुई है ना। तो 17वें भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श FOC और प्रथम रणनीतिक निर्यात तथा प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित की गई। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन किया? विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने। ऐसा इस टॉपिक को मैंने अभी कराया थोड़ी देर पहले, है ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीजें थी तो मैंने इसको अलग से करा दिया बाद में। ब्रिटेन की ओर से विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में अस्थायी अवर सचिव ओलियर रॉबिन्स ने वार्ता में भाग लिया। ये दूसरी बार प्रश्न हो गया, टॉपिक हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सा अलग उसमें करा दिया मैंने पॉइंट को, ठीक है।
दोनों पक्षों ने रणनीतिक क्षेत्रों में जो है अधिक प्रौद्योगिकी सहयोग को सक्षम बनाने, ठीक है, निर्यात नियंत्रणों पर विचार करने की रणनीतिक निर्यात प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता की पहली बैठक भी आयोजित की गई। इसमें इस बारे में पिछली बैठक पिछले साल मई में लंदन में आयोजित की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी भारत में हो रही है, पहले लंदन में हुई थी। दोनों पक्षों ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते और दोहरे योगदान के समापन पर स्वागत किया अपने यहाँ पे। तो ये टॉपिक दोबारा हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने अलग से डाल दिया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए, बाकी यहाँ पर और भी कई सारे मुद्दों पर बातचीत की है जो कि अभी हमने आपको बताया भी था, ये आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब बताइए, अब ये 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप मुझे जरा पढ़ के मुझे बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बताइए फटाफट, देखते हैं आपके बुद्धि विवेक कितना अच्छा है। बताओ भाई क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से गिव मी योर आंसर्स प्लीज। आई थिंक क्या होना चाहिए इसमें, 1 2 3 तीनों कथन सही है क्या, या केवल 1 और 2 कथन सही है, 3 सही है, 1 और 3 कथन सही है, क्या है बी 1 और 3, क्या 1 और 3, 1 सही है और 3 सही है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नहीं किया है, विदेश सचिव ने किया है ना, तो बस ये रॉन्ग है आपका, है ना, ये गलत है। ये सही है और ये सही, दूसरा सही है, दूसरा और सही है, कहां पर है, 1 कथन सही है और 3 सही, सॉरी 3 सही है, 1 और 3, तो 1 और 3 कहां पर है, बी वाले में है, इज द राइट आंसर, ठीक है, हो गया। अब बांग्लादेश सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा छीन लिया है अपने यहाँ पे भाई साहब, अभी हाल ही में लेटेस्ट खबर है। और शेख मुजीबुर रहमान आप जानते होंगे इनके बारे में, डेफिनेटली मैंने कई बार इनके बारे में बताया भी आपसे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बांग्लादेश सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा छीन लिया है। अंतरिम सरकार के अध्यादेश ने स्वतंत्रता सेनानी वीर मुक्ति योद्धा शब्द को फिर से परिभाषित किया है, जिसमें 3 नई श्रेणियां शामिल की गई हैं, ठीक है। और अभी आप जानते होंगे कि हाल ही में बांग्लादेश में एक नई प्रकार के नोटों का चलन आया है, जिसमें किसी नोट में जो है क्या हुआ है कि मंदिर को भी शामिल किया गया है। ये शायद इसलिए किया गया है ताकि हिंदुओं जो कि वहां पर प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं उनको थोड़ा सा उनको बैलेंस किया जा सके, है ना। चलिए, अध्यादेश के अनुसार बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कई प्रमुख लोगों सहित 400 से अधिक निर्वाचित राजनेताओं का वीर मुक्ति योद्धा का दर्जा खत्म हो गया है। इनमें सैयद नजरुल इस्लाम, तजाउद्दीन अहमद, एम मंसूर अली और HM कामरुज्जमा शामिल हैं। इन सभी नेताओं को अब स्वतंत्रता सेनानी के बजाय मुक्ति संग्राम के सहयोगी के रूप में जाना जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, अब आप बताइए कि हाल ही में किस देश की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा समाप्त कर दिया है। बहुत ही आसान है, अगर आप शेख मुजीबुर रहमान को जानते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, चुपचाप से बोलेंगे सर बांग्लादेश इज द राइट आंसर, बस हो गया काम आपका, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोधी की राजनीति करने का आरोप लगाया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ ये। आप इसका उत्तर ज्यादा दीजिएगा, भर भर के कमेंट आज आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर एकदम सही बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने ये PCS का बैच चल रहा है जिसको मैं डेली बताता हूं, यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के बाद किसी बाहरी किताब या नोट्स को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका अगर लक्ष्य 2026 में आर का एग्जाम है तो उसके लिए भी कोर्स आपके लिए क्या रहेगा, रिलेवेंट रहेगा। और इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर PCS 2025 या PCS बैच लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपको प्री का क्यूज, मेंस का प्रीक्विज आपका, ठीक है, CSAT, हिंदी, निबंध, ठीक है, इंटरव्यू, प्री प्लस मेंस सब कुछ कराया जाएगा, आपको कोई भी चीज नहीं छूटेगी, ठीक है। आप इंटरव्यू तक जाएंगे तो आपकी सारी फीस भी आपकी वापस कर दी जाएगी। इसमें डाउट सेशन रहेगा आपका और बहुत सारी चीजें इसमें रहेंगी। इसके अलावा अभी डिकोड एग्जाम पर एक फ्री जो है PDF सेल्फ PDF टेस्ट चल रहा है, जिसमें हम आपको जो है 1000 रुपए में हम आपको पूरी क्या देंगे, PDF देंगे टेस्ट की, जिसमें PDF टेस्ट होगा। इसके अलावा जो है आपके पास हिंदी का वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल रहेगा। तो वो टेस्ट उसमें 13,000 प्लस प्रश्न कराए जाएंगे। उसके लिए भी आप जो है लिख के भेज दीजिएगा, सेल्फ PDF टेस्ट लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो वहां पर आपको डिटेल्स भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, लेकिन उसके पहले आप इस प्रश्न को लिखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया को समझाइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिख के मुझे भेजेंगे। उसको लिख करके और आप मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं लिख करके, ठीक है, जिसकी मैं कॉपी आपको चेक कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया आज का वीडियो, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट,
थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।